लाइट को ट्रीट कर रहे थे एक सिंपल से स्टूडेंट के जैसा, जो सीधा चलती है, मिरर से टकराती है, पलट जाती है, लेंस से टकराती है, मुड़ जाती है। मगर साइंस कहती है कि बेटा लाइट इतना सिंपल नहीं है। सोचिए, लाइट जो है वो वेव है। हाँ जी, लाइट वेव है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 डेरिवेशन है, गिनके 2-3 डेरिवेशन है, वो इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लीजिए। बस ये चैप्टर बहुत आसान है, आप मुझसे पढ़ने वाले भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे आसानी से आज आपको वेव ऑप्टिक्स समझ आने वाला है। बेसिक से, क्लास 11th के बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं। आपको कुछ नहीं आता वेव ऑप्टिक्स में, डज नॉट मैटर, आप मुझसे पढ़ रहे हैं। एंड ऑफ द वीडियो आते आते आपको वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल अब 0 to हीरो बन जाने वाले हैं। चलिए वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हैं, जानते हैं किस तरीके से लाइट जो है वो वेव है कि रे है, क्या है, वो सब समझते हैं। नाम है LVDD, सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले आपको लाइट की कुछ थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी आती है, दैट इज न्यूटन की कॉर्पस्कल थ्योरी, दैट इज इन 1675 ये आई थी। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी लाइट है ना, ये क्या है, थिन इलास्टिक मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है, दैट इज नोन एज कॉर्पस्कल। यानी आपकी जो लाइट है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बन के बनी हुई है। ये बताया किसने? ये बताया आपके न्यूटन ने बताया। इस वाली थ्योरी से आपका रिफ्लेक्शन प्रूव हो जा रहा था, रिफ्रैक्शन प्रूव हो जा रहा था, डिस्पर्शन प्रूव हो जा रहा था, लेकिन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन हो गया और पोलराइजेशन वगैरह प्रूव नहीं हो पा रहे थे, इसलिए ये वाली थ्योरी नहीं मानी गई। उसके बाद आते हैं हाइगन वेव थ्योरी, और उनको जो सपोर्ट करने वाले थे वो थे यंग। तो हाइगन वेव थ्योरी आई 1678 में, और यंग ने सपोर्ट किया उनको 1801 में सपोर्ट किया अपने एक यंग के एक्सपेरिमेंट से, जो कि अभी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। इन्होंने क्या बताया कि हमारी लाइट कोई पार्टिकल नहीं है, छोटे छोटे कॉर्पस्कल नहीं है, बल्कि हमारी लाइट एक वेव है, और वो भी कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। देखिए, यहां तक इन्होंने बात सही की थी कि लाइट एक वेव है, ये वाली बात सही सही बताई, मगर यहां पर क्योंकि इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल वेव का बात कर दी कि हमारी लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसीलिए ये थ्योरी गलत हो जाती है। बिकॉज ये लॉन्गिट्यूडनल होने के कारण ये सब एक्सप्लेन कर दे रही थी, मगर पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अब आते हैं फिर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि 1873 में दी गई थी। इन्होंने क्या बताया? आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इन्होंने बताया कि आपकी जो लाइट है ना, वो ये जो आप बता रहे थे हाइगन की लॉन्गिट्यूडनल वेव है, नहीं, मैक्सवेल ने बताया कि ये लाइट आपकी ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो इससे ये सब चीजें एक्सप्लेन होगी, रिफ्लेक्शन भी, रिफ्रैक्शन भी, डिस्पर्सन भी, इंटरफेरेंस भी, डिफ्रैक्शन भी और पोलराइजेशन सब एक्सप्लेन होगी। मगर यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला चीज। फिर आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसको फोटोन थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने बोला कि जो लाइट है ना, वो प्रोपोगेट करती है छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ लाइट की एनर्जी, मतलब कि एक पैकेट में लाइट की कुछ इतनी एनर्जी होगी, दूसरे पैकेट में इतनी एनर्जी होगी, तीसरे पैकेट में इतनी एनर्जी होगी, और ये जो डिफरेंट पैकेट्स है ना, इनको क्वांटा का नाम दिया। तो प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी, जिसको कि फोटोन थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि लाइट जो है वो प्रोपोगेट करती है किसके फॉर्म में? पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। इनके ये वाले एक्सप्लेनेशन से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो गया, लेकिन वापस से ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और यहां तक कि पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो जो फाइनल आपकी थ्योरी निकल के आई, दैट इज डी ब्रॉगली थ्योरी 1924 की, जिन्होंने क्या बताया कि लाइट, आप लोग जो तब से लड़ रहे हैं कि लाइट कभी ये बोलते हैं पार्टिकल है, फिर कोई बोलता है वेव है, डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर का है, यानी ये वेव भी है, पार्टिकल भी है, जो कि हम ड्यूअल नेचर वाला जो चैप्टर रहेगा उसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। तो डी ब्रॉगली की थ्योरी 1924 में फाइनली लाइट क्या है बता पाई। अब एक टॉपिक आता है, दैट इज व्हाट इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? अगर कुछ भी, जैसे मान लीजिए यहाँ एक ड्रॉप गिरा, ड्रॉप गिरने पे क्या होता है, इस तरीके से क्या आते हैं, रिपल्स आते हैं ना। यहाँ पर वेव फ्रंट का मतलब है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स जो कि वाइब्रेट कर रहे हो सेम फेज पे, उनको कहते हैं वेव फ्रंट। नहीं समझ आ रहा है मुझे पता है, मैं फिर से समझा रही हूं, ध्यान से सुनिए। इसका पहले डेफिनेशन देखिए, क्या बोल रहा है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स जो वाइब्रेट कर रहे होंगे सेम फेज पे। अब ये सेम फेज का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये जब आप देखेंगे तो हमारा ये जो ड्रॉप है, ये जब ड्रॉप गिरा तो ये वाला जो ग्रीन आप शेडेड रीजन देख रहे हैं, ये क्या है, साथ में ऊपर आ रहे होंगे, और ये वाला जो है ये साथ में इतने जगह का पानी नीचे जा रहा होगा और इतने जगह का ये ग्रीन शेडेड वाले ऊपर आ रहे होंगे। तो इस वाले पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे ये ग्रीन वाले पे, वो क्या होंगे, सेम फेज पे होंगे। वही ये वाले में जो नीचे जा रहा है उसमें जितने पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम
सेम फेज पे होंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे, और इन वाले के लिए ये लोग वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट क्या हुआ, वो सारे पॉइंट्स जो कि सेम फेज पे हों उनको वेव फ्रंट कहते हैं। यानी ये पार्टिकल जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वो क्या है, आपके सेम वेव फ्रंट पे है, और जो सारे एक साथ ऊपर की तरफ आ रहे हैं जो ग्रीन शेडेड रीजन है वो क्या है, आपके एक वेव फ्रंट के हैं। ठीक है, नाउ ये हमेशा ही परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, यानी कि जो वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रही है, आपकी वेव कैसे बन रही है, ऐसे ऐसे वेव्स बन रही है, ऐसे ऐसे ना बनते जा रही है, ऐसे 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 आगे की तरफ अब आपकी वेव्स बनेगी। तो ये वेव्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगी, है ना, ये आगे की तरफ बढ़ेगी, ये आगे की तरफ बढ़ेगी। और वेव फ्रंट कैसे बनता है, ऐसे बनता है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इनमें बनती है 90 डिग्री का एंगल। ये ऐसे प्रोपोगेट हो रहा है वेव का प्रोपोगेशन, और ये हो गया आपका वेव फ्रंट का एंगल, तो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये याद रखिएगा। इसी फेनोमेना को यूज करके हाइगन की वेव थ्योरी अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये पूरा आप देख के कंफ्यूज मत हो जाइए कि क्या क्या लिखा हुआ है, हमें तो अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मैं एक एक करके आपको समझाने वाली हूँ। ये तो बिल्कुल मतलब इतना आसान टॉपिक है ना हाइगन की वेव थ्योरी, पता नहीं क्यों बच्चों को इतना डिफिकल्ट लगता है, समझ के देखिएगा तो आपको आसान लगने लगेगा। देखिए, यहाँ पर किसी भी वेव फ्रंट की शुरुआत करने के लिए पहले कोई बूंद आके यहाँ गिरी होगी, कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तब जाके ही तो वेव्स बने होंगे। हाँ जी, बने होंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक है आपका प्राइमरी सोर्स। इस प्राइमरी सोर्स से जो है वो आपकी लाइट्स एमिट हो रही है, ओके, एमिट हो रही है। नाउ हमने क्या किया है, एक वेव फ्रंट को देखा है, यानी कि कुछ एक डिस्टेंस पे हमने ये जो आप ब्लैक वाली लाइन देख रहे हैं ना, हमने कुछ डिस्टेंस पे क्या किया है, एक वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल्स को देखा, इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल को देखा, जो कि एक ही वेव फ्रंट पे है। ठीक है, अब वेव फ्रंट का आपको मतलब पता है कि जो कि सेम फेज पे वाइब्रेट कर रहे हो उनको कहते हैं, है ना। तो ये सारे पार्टिकल्स क्या है, एक ही वेव फ्रंट पे है, उनको देखा। नाउ आप क्या देखेंगे ना कि ये जो है आपका पार्टिकल, एक पार्टिकल जो होता है ना वो अगली वेव को क्रिएट करता है, यानी ये जो एक पार्टिकल है ना ये आपका सेकेंडरी सोर्स बन जाता है। देखिए, प्राइमरी सोर्स तो वो है जहां से लाइट की शुरुआत हुई, जाना शुरू हुआ, और सेकेंडरी सोर्स वो है कि अगर आप किसी एक डिस्टेंस पे जाके अगर सेम वेव फ्रंट पे डिफरेंट डिफरेंट आप पार्टिकल्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अब अगले सोर्स का काम करेगा, यानी इसके अब ये बच्चे हो गए हैं और अब इन बच्चों के भी बच्चे होने वाले हैं, ये अभी हम देखने वाले हैं। ये जो आपका पहला वेव फ्रंट बना है ना, दिस पहला वेव फ्रंट इज नोन एज प्राइमरी वेव फ्रंट बना है, आपका पहला वेव फ्रंट है, और उस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं आपके सेकेंडरी सोर्सेज जो अब आगे की वेव्स को फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो ये जो आपके सेकेंडरी सोर्सेज हैं ये अब क्या करेंगे, अब ये अपना वेव फ्रंट बनाने वाले हैं, और अपना वेव फ्रंट बनाएंगे तो इसका नाम होता है आपका सेकेंडरी वेवलेट्स। तो देखिए, फिर से समझा रही हूं कि बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं फिर से समझा रही हूं। प्राइमरी सोर्स से चीजें निकली, जिससे क्या बना, आपका जो पहला वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट बनता है। उन प्राइमरी वेव फ्रंट पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेम फेज पे होते हैं, इसीलिए ये क्या काम करते हैं, आपके सेकेंडरी वेवलेट्स बनाने का काम करते हैं। एक तरीके से ये क्या है, आपके सेकेंडरी सोर्स बन जाते हैं। ये तो प्राइमरी सोर्स था, अब इसके ये जो बच्चे इसने जन्म दिए, अब ये आपके सेकेंडरी सोर्स बन जाते हैं जो आगे की अब जनरेशन को आगे ले जाने वाले हैं। तो अब की बार जो इन्होंने अपना अलग से एक वेवलेट बनाया है वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेवलेट कहलाएगा। अब सबके सेकेंडरी वेवलेट्स जो बने, इसका सेकेंडरी वेवलेट, इसका सेकेंडरी वेवलेट, इसका सेकेंडरी वेवलेट बना, उसके जो पॉइंट्स है ना, उनके पॉइंट्स को अगर आप क्या करेंगे, कॉमन टेंजेंट इन वेवलेट्स पे बनाएंगे। ये देखिए, एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट, इन पे अगर कॉमन टेंजेंट बना के ऐसे सर्कल बनाया गया ना, तो ये जो अब येलो सर्कल अब नेक्स्ट देख रहे हैं ना, व्हाट इज दिस, दिस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो अब आपका बन गया ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, जो कि बेसिकली फॉरवर्ड एनवेलप भी इसको कहा जाता है, जो कि अब इसी तरीके से आगे चीजें चलेंगी। यानी कि क्या हुआ, प्राइमरी से इनके बच्चे हुए, ये वाले जो कहलाएंगे वो क्या आपके सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे जो आगे की चीजें अब कराने वाले हैं, और इनका बनता है सेकेंडरी वेवलेट। और सेकेंडरी वेवलेट पे जो है ना कॉमन टेंजेंट, अगर इस वेवलेट पे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो अब जो अगला बन रहा है वो क्या है, आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। ये हो गया आपका प्राइमरी वेव फ्रंट, ये हो गया आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट, और फॉरवर्ड एनवेलप बोलेंगे। यानी कि अब ये वाला पॉइंट नेक्स्ट अपना वेवलेट ऐसे बनाएगा, और फिर ये वाले पॉइंट को ऐसे ऐसे से मिलाएंगे तो अब अगला ऐसे ऐसे बनते चला जाएगा, तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा। आपको वेव फ्रंट वाली चीजें आ गई, तो अब आप बोलेंगे कि प्राइमरी सोर्स से तो लाइट एमिट हुई है, लाइट एमिट हुई है तो यहाँ पर रेस जो होती है ना वो इन वेव फ्रंट के 90 डिग्री होती है, इसलिए जो आपकी वेव्स होंगी बिल्कुल इनको चीरते हुए ऐसे बाहर निकलेंगे, ऐसे चीरते हुए ऐसे बाहर निकलेंगी। ये वाले सर्कल जो है, ये वाले सर्कल जो है वो क्या है आपके, ये वेव फ्रंट्स ही है, और वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर क्या होता है, आपका रेस जो होती है वो 90 डिग्री इनको चीर
चीरते हुए बाहर निकलेंगी, इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं इनके, ये है आपका वेव फ्रंट और ये है आपकी रे, और इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली 90 डिग्री का ही एंगल होगा। अब देखिए शेप ऑफ वेव फ्रंट कैसा होता है। किसी पॉइंट साइज, अगर कोई पॉइंट साइड से एकदम, देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ, पॉइंट साइड से कोई चीज है, तो अभी हमने उसका देखा कि किस तरीके से पॉइंट साइज के लिए जो वेव फ्रंट निकलता है वो कैसा होता है, आपका सर्कल सर्कल में निकलता है, और जो लाइट निकलती है वो इस वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है, ये लाइट निकलेगी उसको 90 डिग्री पे निकलती है। अगर कोई लाइन सोर्स हो, लाइन सोर्स यानी कि ये सोर्स है आपका, आपने एक ट्यूब लाइट लेके ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है, जिसमें पूरा गोल आपकी लाइट निकलेगी, तो गोल लाइट निकलेगी, इसलिए क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल आपका वेव फ्रंट बनने वाला है। वैसे अगर आपने कोई प्लेनर चीजें ले ली, यानी कि कुछ प्लेन को लाइट अप कर दिया, यानी प्लेन से लाइट निकल रही है, तो क्या बनेगा, आपका वेव फ्रंट भी प्लेन ही बनने वाला है। अब यहां पर ये सारे डायग्राम्स में पता नहीं क्यों बच्चों को कंफ्यूजन आता है, बहुत आसान है, ये बुक्स में भी ऐसे दे देता है, फिर कोई समझाने वाला नहीं होता है। ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। अगर आप नॉर्मल मिरर को जानते होंगे तो नॉर्मल मिरर पे क्या होता है, जब कोई रे पड़ती है तो वो रे पड़ के क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। वैसे ही यहाँ रे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल सीधे सीधे जैसे चीजें चलती है, जहां एंगल आई एंगल आर वो सब तो नहीं जानना है अभी, बस ये तो आपको रिफ्लेक्शन वाली चीजें पता ही होनी चाहिए थोड़ी बहुत। अब यहाँ पर वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। वेव फ्रंट कभी भी क्या होता है, आपका 90 डिग्री होता है आपके रे ऑफ लाइट से, यानी लाइट की जैसे रे जा रही होगी उसके 90 डिग्री आपका वेव फ्रंट होगा। तो लाइट अगर ऐसे जा रही है तो आपकी वेव फ्रंट क्या होगी, इसके 90 डिग्री की। लाइट ऐसे है तो वेव फ्रंट ये है, 90 डिग्री पे होगी तो आपकी वेव फ्रंट ऐसे ऐसे आएगी, और ये एरो क्या दिखा रहा है कि वेव फ्रंट आपकी इस तरफ आ रही है, ऐसे 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 आएगी, और फिर जब ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है तो वेव फ्रंट जो है फिर ये ऐसे 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 आगे चली जाएगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। कमिंग टू कॉनकेव, जो आपका मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में कैसे चलता है, तो कॉनकेव मिरर के लिए आपका ये वाली लाइन देखिए, ये आपका रेज गया, रेज बिल्कुल गया है, और यहां पर क्या है, आपका जो वेव फ्रंट रहेगा ऑब्वियसली रे के परपेंडिकुलर होगा, तो हाँ ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, यानी वेव फ्रंट यहां तक तो ऐसा चलेगा, सीधा सीधा वेव फ्रंट चलेगा, लेकिन जैसे ही ये ऐसे कन्वर्ज होगा, ये इस तरीके से होने वाला है, तो क्या होगा, अब यहां पर क्या है, आपकी इस वाले रे के लिए अगर आप एक सिंगल रे की बात करेंगे तो सिंगल रे के लिए क्या होगा, वही परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इस रे की बात करेंगे तो भी इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए आपका वेव फ्रंट। इसलिए अब इसको मिला दीजिए, मिला दिया तो आपको मिल गया फिर ऐसे वेव फ्रंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपका वेव फ्रंट हो गया, और ये एरो दिखा दिए हैं कि ऐसे ऐसे ये आगे चलेगा, और ये वाला जो है ऐसे ऐसे एरो दिखा दिया गया है कि ये वेव फ्रंट अब ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद आएगा। अब यहां पर बात करते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसा होता है, तो देखिए यहां तक जब तक आपकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन के लिए आपका वेव फ्रंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये जैसे ही अब रिफ्लेक्ट बैक करता है, ये रिफ्लेक्ट करेगा, वैसे ही क्या होगा, यहां पर आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए ऑब्वियसली। इस रे के लिए अगर आप सिंगल रे की पहले देखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी, इस वाले रे का देखिए, इस वाले रे के परपेंडिकुलर होना चाहिए आपका वेव फ्रंट, तो बिल्कुल वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर है, और ये वाले के भी परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट, और इस वाले रे की अगर बात की जाए तो ये वेव फ्रंट है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये वेव फ्रंट है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो अब इसको मिला दीजिए, तो ये हो गया आपका, ये रिफ्लेक्शन के बाद वाला वेव फ्रंट बन गया। ये आपको पूछा जाएगा कि क्या सही बनाया गया है, बहुत सारे ऐसे गलत गलत ऑप्शंस देके, इसलिए मैं ये समझा दे रही हूँ कि आपको ये तो खुद कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते हैं। अब इसका भी लेंस का भी जो है, यहां तक जब तक स्ट्रेट लाइन है इसके 90 डिग्री सब चलता रहेगा, यहां पर भी आपकी जब कन्वर्ज होगी तो ऑब्वियसली इस रे के लिए 90 डिग्री, इस रे के लिए भी यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और इस वाले रे के लिए यहाँ 90, यहाँ 90, दोनों को मिला देंगे तो आपको इस तरीके से वेव फ्रंट मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बात कर देती हूँ लेंस, दूसरे वाले लेंस की, तो यहाँ पर क्या है, जब तक स्ट्रेट लाइन है देखिए 90 डिग्री होना चाहिए आपका वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट जो है, दोनों के बीच की एंगल हमेशा 90 डिग्री होनी चाहिए, आपका बिल्कुल सही आएगा। यहाँ तो ये वाले रे के लिए देखिए यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा है, और ये वाले रे के लिए देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको मिला के क्या हो जाएगा, आपका वेव फ्रंट निकल जाएगा। वैसे अगर आप ग्लास स्लैब के लिए देखेंगे तो क्या होगा, बस जैसे जैसे रे बेंड हो रही है उसके 90 डिग्री आपका वेव फ्रंट होना चाहिए। वेव फ्रंट यहाँ 90 डिग्री है, हाँ बिल्कुल 90 डिग्री है, इससे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये वाली वेव फ्रंट हाँ 90 डिग्री है, ये वाली वेव फ्रंट के लिए हाँ 90 डिग्री है, ये वाली रे के लिए क्या हाँ वेव फ्रंट 90 डिग्री है, और जब ये बाहर निकली तो इसके लिए वेव फ्रंट ऐसे है, बिल्कुल आपको 90
डिग्री लेके चलना है। वैसे प्रिज्म के लिए भी सेम, अब आपको तो समझ आ ही गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, एक डेरिवेशन हम करने वाले हैं जो कि बहुत आसान सा है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हाइगन्स प्रिंसिपल के हिसाब से ही है, वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका है मिरर, मिरर के ऊपर पड़ेगी आपकी क्या, लाइट पड़ेगी, और लाइट होगी रिफ्लेक्ट बैक, और जैसे लाइट पड़ेगी वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। हमने दो रेज देखे हैं। ठीक है ना, इसको अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा रखा, और जब मैं रे ऑप्टिक्स अपलोड भी करूंगी तो उधर भी आप ये देखने वाले हैं। मैं आपको इसका डेरिवेशन करके दिखाती हूँ कि कैसे निकलेगा। आपके ये वाले रे के लिए आपका वेव फ्रंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है आपका वेव फ्रंट, है ना, ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है आपका वेव फ्रंट, और उसके बाद ये आपका वेव फ्रंट ऐसे 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 आगे बढ़ रहा है, मगर फिर क्या हो जा रहा है, आपका चेंज हो जा रहा है, जैसे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि आपको 90 डिग्री बनाना है, फिर ऐसे 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 ये आगे बढ़ेगा। ओके, कुछ नहीं करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही तो प्रूफ करनी है ना, वो भी हाइगन्स प्रिंसिपल से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है कि एंगल ऑफ आई जो होता है वो एंगल ऑफ आर के बराबर होना चाहिए। प्रूफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पर दो रेज आई हैं, ये भी एक रे आई है और एक ये भी रे आई है। हाँ, इस वाले रे के लिए आपका वेव फ्रंट क्या है, इसके 90 डिग्री, ये पिंक वाला वेव फ्रंट है, बिल्कुल है। और इस वाले रिफ्लेक्टेड के लिए वेव फ्रंट क्या होगा, इसके 90 डिग्री, यानी कि ये वाला जो होगा आपका, ये इसका वेव फ्रंट हो जाएगा रिफ्लेक्टेड का। ओके ना, इस वाले लाइन का देखिए, इस वाले इंसिडेंट रे के लिए क्या वेव फ्रंट होगा, ये वाला वेव फ्रंट होगा, और इस वाले रिफ्लेक्टेड के लिए कौन सा वेव फ्रंट होगा, ये वाला वेव फ्रंट होगा। तो हमने ये वाले इंसिडेंट और ये वाले इंसिडेंट रे का सेम ही वेव फ्रंट ले लिया, यानी अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने क्या किया है, 90 डिग्री करके ही इसको आगे की तरफ बढ़ा दिए हैं। तो इसके लिए भी, इसके साथ भी, इस वाले जो आपका इंसिडेंट रे है उसके साथ भी 90 डिग्री बनाता है, और आगे जाके यहाँ पर आपके जो ये वाला इंसिडेंट रे है ना, उसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। तो हमने क्या किया है, इस वाले को ही उठा के यहाँ रख दिया है, यहाँ पर। तो ये मैं हटा देती हूँ, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया एक कॉमन वेव फ्रंट। वैसे ही इस वाले और इस वाले दोनों रिफ्लेक्टेड के लिए एक कॉमन वेव फ्रंट हमने ले लिया है। नाउ जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल्स देखने को मिलेंगे, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ओके, नाउ किसी तरीके से हमें इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। ये क्लास 10th के मैथ में पढ़ते हैं और बहुत आसान सा है, तो इसमें कुछ नहीं है। हमें प्रूफ करना है कि आपका ACB जो ट्रायंगल है और जो आपका ADB जो ट्रायंगल है, दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो, यही प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग, आपका ये वाला जो साइड है, AB साइड जो है, दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड है। देन यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इसका एक साइड, इस वाले ट्रायंगल का जो है एक साइड आपका 90 डिग्री है, वैसे ही इस वाले ट्रायंगल के लिए एक साइड आपका 90 डिग्री है, इसीलिए ACB जो है और ADB जो है वो 90 डिग्री है। तो दो चीज सेम हो गई हैं। दो चीज क्या क्या सेम हुई है, एक तो आपकी साइड सेम हो गई, एक आपकी एंगल सेम हो गई। तो अभी हमें क्या करना है, आपकी अगर मैं एक और साइड सेम करा दूं तो SAS सास वाली आपके कॉन्ग्रुएंसी के कारण ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो तीसरी चीज को कैसे प्रूव की जाए, तो देखिए, ये वाली जो आपकी रे है, जब यहाँ पर टप्पा खाई तो इसको यहाँ इससे जब निकला तो उतनी ही देर में दूसरी वाली रे यहाँ टप्पा खाई है, यानी कि इसके जाने का, इतनी दूर ट्रेवल करने का टाइम और इतनी दूर ट्रेवल करने का टाइम सेम होगा। तो जो टाइम टेकन AD और CB ट्रेवल करने का है, यानी A और D ट्रेवल करने का टाइम और C और B ट्रेवल करने का टाइम सेम है। और हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस क्या है, ये वाला AD और CB है, डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है आपका, क्योंकि सेम ही मीडियम में है तो दोनों की स्पीड तो सेम ही होगी, इसलिए दोनों कट आउट हो जाएंगे, इसलिए आपका AD और DC इक्वल आ जाएगा, यानी ये और ये दोनों इक्वल है। तो AD और DC इक्वल आ गया, यानी SB सेम है, AB सेम है, और अगेन आपका S सेम, यानी साइड सेम आ गया। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी के कारण आपके ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, अब बात करेंगे इसके एंगल्स की, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे एंगल I को एंगल R के बराबर लाना है। तो कुछ नहीं है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये और इन दोनों के बीच में बनती है 90 डिग्री की एंगल। इतनी दूर का क्या है आपका इंसिडेंट एंगल है, तो इतना क्या होगा, 90 माइनस का इंसिडेंट होगा, तो बचा हुआ क्या होगा, अगेन इंसिडेंट होगा। तो ये वाली एंगल कैसे निकली, तो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 माइनस का इंसिडेंट है, तो ये इंसिडेंट बना। तो ये जब आपका इंसिडेंट बना है तो यहाँ पर भी जब आप रिफ्लेक्टेड का एंगल देखेंगे तो रिफ्लेक्टेड का एंगल ये है। देन अगर आप 90 डिग्री से कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस का R हो जाएगा, इसलिए ये वाला
एंगल आपका आर हो जाएगा। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर सेम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जब सेम दो ट्राइंगल्स आपके सेम कॉन्ग्रुएंट निकल चुके हैं तो अब आपका जो सी ए एंड बी है यहाँ पर, तो आपका जो सी ए बी है, एंगल सी ए बी जो है वो इक्वल है डी बी ए के बराबर है, यानी ये दोनों इक्वल है। और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ही तो बताना था, तो हो गया आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूफ हो चुका है। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हाइगन्स प्रिंसिपल से कैसे प्रूफ होगा। एक इंसिडेंट रे आई, वो रिफ्रैक्ट हो गई, एंड देन इंसिडेंट रे आके रिफ्रैक्ट हो गई। ये क्या है आपका रेयरर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। ओके, नाउ क्या है, यहाँ पर हम लेंगे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कैसे लेंगे, इस वाले के लिए आपका 90 डिग्री पे वेव फ्रंट बनेगा, तो हाँ बिल्कुल 90 डिग्री पे वेव फ्रंट बनेगा। तो ये हो गया आपका वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट ऐसे 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 यहाँ तक तो आएगा, उसके बाद ये लेगा टर्न, बिकॉज अब इस वाले के लिए इसको अपने से 90 डिग्री लेना है और फिर ये ऐसे 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 जाएगा। तो हम ये वाला जो वेव फ्रंट है ना, इसको अगर हम लोग इसके लिए 90 डिग्री लेके चलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा लेते हैं और इसको और जो आपका दूसरे वाली रे है ना, दोनों के लिए हम सेम वेव फ्रंट ले लेते हैं। तो इसका और ये वाले के लिए हमने सेम वेव फ्रंट, कॉमन वेव फ्रंट ले लिया, ठीक है। फिर जो आपके रिफ्रैक्टेड वाला रे है, ये वाला जो आपका रे है, उसके लिए वेव फ्रंट देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या हो रहा है, आपका ये वाला वेव फ्रंट यहाँ से आएगा 90 डिग्री और ऐसे आगे जाएगा। तो क्यों ना हम इसके लिए और इसके लिए दोनों का एक ही वेव फ्रंट ले लेते हैं। तो चलिए भाई एक ही वेव फ्रंट ले लेते हैं और ये आपका सेम वेव फ्रंट हो गया इस वाले रे के लिए भी, और इस वाले रे के लिए भी यही वेव फ्रंट है और इस वाले रे के लिए भी यही वेव फ्रंट है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ आपको दो ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगे, एक ये ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। ओके, अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, आप इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस होती है, क्लास 10th में भी पढ़ना होता है। कॉन्ग्रुएंट वो होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर दे, और सिमिलर ये वो होते हैं जो ट्राइंगल सिमिलर है, ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये वाला और ये वाला तो आपको अलग, थोड़ा शेप में भी अलग दिख रहा है, यानी ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, आपको इसको सिमिलैरिटी प्रूव करनी रहेगी। तो कैसे होगी, ये वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को नाम पहले कर देते हैं। तो हमने नाम दे दिया ए, ये वाला सी है और ये बी है, तो ए सी बी एक ट्राइंगल हो गया, और एक ए डी एंड बी है, तो ए बी डी एक ट्राइंगल हो गया। यहाँ पर जो आपका एंगल आई है, यहाँ पर क्या होगा आपका 90 माइनस का आई होगा, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जो आपका एंगल आर है, यहाँ पर क्या होगा आपका 90 माइनस का आर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एंगल आर हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर आपने ये वाले एक ट्राइंगल को मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया और ये वाले ट्राइंगल को आपने यहाँ बाहर निकाल दिया है। इसमें आपका ये वाला पॉइंट जो है ये 90 डिग्री है और इसमें ये 90 डिग्री है, तो दोनों का एक एक 90 डिग्री आपको पता चल गया। कुछ नहीं करना है, करिए साइन आई, इसका इसमें साइन आई निकालिए। साइन आई कैसे निकलेगा, इसको निकालते हैं हाइट अपॉन में हाइपोटेनियस निकालते हैं। तो हाइट इसकी क्या है, सी बी है, तो बी सी लिख दिया, डिवाइडेड बाई फिर इसका हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, तो ए बी कर दिया। अब यहाँ पर आर जो है साइन आर निकालते हैं, तो साइन आर के लिए हाइट अपॉन में हाइपोटेनियस करेंगे, तो हाइट अपॉन में हाइपोटेनियस करेंगे तो क्या है, इसका हाइट क्या है, ए डी इसकी हाइट है, और हाइपोटेनियस क्या है, ए बी इसकी हाइपोटेनियस है। नाउ साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर करते हैं, तो साइन आई आपका ये निकल के आया है, साइन आर आपका ये निकल के आया है, डिवाइड कर देंगे तो ए बी और ए बी कट जाएगा, तो बी सी बाई ए डी आ जाएगा। अब यहाँ पर बी सी बाई ए डी तक तो आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना का हम यूज करने वाले हैं, जहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फिर चाहे आप डेंसर से रेयरर में जा रहे हो या रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, स्पीड डिफरेंट होती है। यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंट वेलोसिटी से लाइट आ रही है और यहाँ डिफरेंट वेलोसिटी से आ रही है, यहाँ v2 वेलोसिटी या v1 वेलोसिटी है, लेकिन अगर इस लाइट की कोई फ्रीक्वेंसी बोले तो ये वाली लाइट यहाँ पर की इसकी फ्रीक्वेंसी और बाद में रिफ्रैक्ट होने के बाद की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होती है। तो इसी वाले फिनोमेना का हम यूज करके फ्रीक्वेंसी क्योंकि सेम रहेगी, तो आप खुद सोचिए, ये लाइट यहाँ आके जब तक टप्पा खाए, ये लाइट जो है यहाँ से टप्पा खा के इतनी दूर जब तक ट्रैवल की, तब तक ये वाली लाइट इतनी दूर ट्रैवल की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इतनी दूर ट्रैवल करने का टाइम और इतनी दूर ट्रैवल करने का टाइम सेम होगा, तो सी बी जो है और ए डी जो टाइम है वो सेम होगा। इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिखेंगे। तो डिस्टेंस क्या है, ए डी एंड सी बी डिस्टेंस है, तो ए बी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 2, जिस वेलोसिटी से, बिकॉज इसमें स्पीड डिफरेंट है, और सी बी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 1, यानी कि इसमें जो वेलोसिटी थी। अब यहाँ पर बी सी बाई ए डी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपका v1 बाई v2 आ जाएगा। तो bc बाई ए डी v1 बाई v2 है, तो bc बाई ए डी v1 बाई v2 निकल गया। तो अब जो आपका वेलोसिटी होता है, यानी जो स्पीड होता है, वो आपके जो म्यू होता है उसके
इनवर्स होता है, इसलिए जो v1/v2 था अब ये μ2/μ1 हो जाएगा। तो यानी कि bc/ad क्या है, μ2/μ1 है। तो sin i/sin r क्या आया आपका, μ2/μ1 आया। तो sin i/sin r μ2/μ1, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin i μ1 इज इक्वल टू sin r μ2, और यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव। तो यहाँ पर हो गई आपकी हाइगन प्रिंसिपल। क्या रिफ्रैक्शन समझा सकती है, हाँ जी रिफ्रैक्शन भी बहुत अच्छे से समझाती है। अब बात करते हैं आपके कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। तो आपके कोहेरेंट सोर्स होते क्या हैं, ऐसे सोर्स जिनमें जीरो फेज डिफरेंस होता है या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है ना, उनको कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। जनरली ये जब सिंगल पेरेंट सोर्स से जो होते हैं ना, जैसे आप ये देखिए ये एक सिंगल पेरेंट था, उसी से एक ये बना एक ये बना, दोनों ही सेम वेव फ्रंट पे है, तो ये दोनों जो सोर्सेज है वो कोहेरेंट सोर्स हैं, ठीक है। वही अगर ऐसा कोई समझिए कि एक यहाँ पर मोमबत्ती थी, एक यहाँ पर मोमबत्ती थी, और दोनों मोमबत्ती को आपने चाहा कि अगर मैं साथ में जला दूं ना, तो इन दोनों ये दोनों ही कोहेरेंट हो जाएंगे, मगर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल साथ में ही दोनों मोमबत्ती जले, कुछ तो मिली सेकेंड का भी तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कोहेरेंट सोर्स वैसे होते हैं, जनरली बोला जाता है कि जो सेम पेरेंट के होते हैं ना बच्चे, वही कोहेरेंट माने जाते हैं। जैसे जो लेजर आपकी एनसीईआरटी में बोलती है, लेजर हो गया जो कि मोनोक्रोमैटिक होते हैं वो। अब एक आती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, जिसमें इंटरफेरेंस बताया जाता है। इसमें क्या बोला जाता है, एक कोई वेव आ रही है, आ रही है, दूसरी कोई और वेव आ रही है, अब बिल्कुल आ रही है। क्या होता है, ये एक वेव जो है और ये जो दूसरी वेव है, दोनों आपस में एक पॉइंट पे मिलती है। तो एक बात याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और ये जो है इस वाले को ट्रफ बोलते हैं। तो अगर क्रस्ट पे क्रस्ट पड़ा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, अगर ट्रफ पे ट्रफ पड़ा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, लेकिन अगर क्रस्ट पे ट्रफ पड़ गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। यानी कि अगर आप यहाँ देखिए, ये है क्रस्ट और दूसरा क्रस्ट, इस पे क्रस्ट पड़ा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर यहाँ पर देखिए ये ट्रफ था और यहाँ ट्रफ है, ट्रफ पे ट्रफ पड़ा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब अगर ऐसा होता कि ऐसे कोई रे चल के आती और यहाँ पर आपका ट्रफ था, यहाँ पर आपका क्रस्ट था, तो ट्रफ पे क्रस्ट पड़ा है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती। तो लोगों के पास ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम दो लाइट्स लगा रहे हैं, एक लाइट यहाँ से हम बल्ब लगा रहे हैं, एक लाइट बल्ब यहाँ से लगा रहे हैं, तो दोनों ही बल्ब मिलके ना लाइट इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, तेज लाइट मिलेगी, मगर ऐसा जरूरी नहीं है। क्या पता ट्रफ पे अगर क्रस्ट आके गिर गई तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के कारण उस पॉइंट पे आपको डार्कनेस देखने को मिलेगी। ऊपर से यहाँ पर एक होती है वाई नेट। क्या होता है, ये क्लास 11th की बात है, जहां पर वाई नेट होता है y1 प्लस y2, y1 ये है y2 ये है, और ये क्या होता है y1 y2 डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली। तो इंटरफेरेंस बेसिकली होता कहाँ है, जब सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की होती है और जिसमें नो फेज डिफरेंस होता है ना, वहाँ मोस्टली आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो y1 है y2 है, यानी कि इस वाले वेव का कुछ है और इस वाले वेव का अलग एक इक्वेशन दे रखा है, जो कि क्लास 11th में आपको ये इक्वेशंस पढ़ने होते हैं। जैसे y1 का मान लीजिए a1 साइन ओमेगा t है और y2 का मान लीजिए a2 साइन ओमेगा t प्लस में फाई है। तो इसका जो रिजल्टेंट आता है वो होता है अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। इसीलिए जो आपका a नेट आएगा, जो एम्पलीट्यूड आपको नेट एम्पलीट्यूड मिलेगा, वो कितना होगा, अंडर रूट का a1 का स्क्वायर, यानी इसका a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a1 a2 एंड देन कॉस थीटा, एंड ये हो जाएगा आपका a नेट का फॉर्मूला। अब यहाँ जो आपका a नेट होगा, ये होगा आपका a1, ये होगा आपका a2, दोनों के बीच में होगा कुछ फाई एंगल, और ये जो आपका a नेट बनाएगा उसमें और इसके बीच में होगा कुछ अल्फा एंगल, और इस अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा होता है, जहां पर जो tan थीटा की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, a2 साइन 5 बाई a1 प्लस a2 कॉस 5 हो जाएगा। इसलिए फाइनल अगर आप देखेंगे तो y नेट जो है वो a नेट साइन ओमेगा टी प्लस में आप अल्फा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ आपको मैंने फॉर्मूलाज बता दिए जो आप क्वेश्चन में पुट करके आंसर्स निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं पाथ डिफरेंस क्या होता है, जिसको डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या चल रही है, एक वेव चल रही है जिसमें ये क्या है, जीरो है, ये क्या है, पाई फेज है, ये क्या है आपका 2 पाई फेज है। तो पाई और जीरो के बीच में क्या होगा, पाई बाई 2 का फेज होगा, इसके और इसके बीच में क्या होगा, 3 पाई बाई 2 का फेज होगा। अब अगर टाइम देखेंगे तो एक जब होता ही है ना कंप्लीट, तो आप एक टाइम लेके चलते हैं, इसलिए इस पूरे एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा वो कुछ टी टाइम है, तो हाफ के लिए कितना होगा, t/2, और फिर इसके लिए कितना हो जाएगा, t/4 हो जाएगा, और इसके लिए भी आपका t/4 हो जाएगा। नाउ डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस आपका वेवलेंथ में माना जाएगा। तो वेवलेंथ क्या होता है, जब आपका एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना डिस्टेंस लिया वो होगा आपका वेवलेंथ। तो ये हो जाएगा आपकी इतनी दूर की वेवलेंथ। ये थोड़ा सा क्लास 11th का मैंने आपको बेसिक बता दिया है।
नाउ जब आप देखेंगे तो पाथ डिफरेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पाथ देखिए तो क्या देखा गया, पाथ पाथ क्या है आपका डिस्टेंस, यानी कि जो आपका वेवलेंथ है। तो आपका देखा गया कि जब वेवलेंथ थी तब कितने फेज था, एक वेवलेंथ का फेज आया था 2 पाई, ओके। तो इसका मतलब हम अगर वन यूनिशरी मेथड लगाएंगे तो वन का कैसे निकालेंगे, तो वो होगा 2 पाई बाई लैम्डा हो जाएगा, यानी 2 पाई बाई वेवलेंथ हो जाएगा। और पाथ अगर हम लोग डेल्टा एक्स निकालेंगे तो क्या होगा आपका 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स कर देंगे। ये बिल्कुल यूनिशरी मेथड से आपको समझ आना चाहिए। और यही होता है आपका इक्वल टू डेल्टा फाई, दैट इज आपका फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, इसी को कहते हैं कुछ डेल्टा एक्स पाथ के लिए, कुछ डिस्टेंस के लिए, चेंज इन पाथ के लिए कुछ फेज निकल के आएगा, उसी को कहेंगे हम फेज डिफरेंस। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग ये डेल्टा एक्स को इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। ये हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस का फाइनल फॉर्मूला आपको मिल चुका है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, फेज क्या होता है, ठीक है। यहाँ फेज डिफरेंस क्या है वो हमने देख लिया। पाथ डिफरेंस तो समझना है ना, तो समझिए पाथ डिफरेंस क्या होता है। पाथ डिफरेंस को बेसिकली हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लेंगे कोई एक सोर्स, ये है सोर्स 1 और ये है आपका सोर्स 2। सोर्स 1 से आपका लाइट गया एंड नाउ सोर्स 2 से आपका लाइट जा रहा है। हम लोग इसका वेक्टर डिस्टेंस, ये जो पिंक वाले आप लाइन देख रहे हैं वो वेक्टर डिस्टेंस हम ले रहे हैं। एट पॉइंट पी ये चीज़ें जा रही हैं। अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ से ये वाला जो S2 का डिस्टेंस है ये आपका S1 से ज़्यादा है, मतलब S2P जो है वो ज़्यादा है S1P से, ऑब्वियसली क्योंकि इसका इतना डिस्टेंस है, इसका तो इतनी दूर का ही डिस्टेंस है। अब यहाँ पर कितना ज़्यादा है, वही है आपका पाथ डिफरेंस। यानी कि अगर आप देखेंगे तो S1 का इतना डिस्टेंस है और ये S2P का इतना डिस्टेंस है, और ये जो एक्स्ट्रा S2P का आ रहा है ना, यही है आपका बेसिकली डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस। यानी S1 और S2 बड़ा है S1 से, S2 और S1 में कितने का डिफरेंस है, यानी कितने से बड़ा है, वही एक्स्ट्रा क्या है, वो है आपका डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स क्या होगा, S2P माइनस का S1P होगा। यानी ये वाले से अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। अगर वही कोई जो दो सोर्सेज है वो, इसका पाथ डिफरेंस 0 होगा, बिकॉज इसका जो लेंथ है और इसका लेंथ है दोनों इक्वल है, इसलिए इसका पाथ डिफरेंस 0 है। तो पाथ डिफरेंस समझ आ गया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ रहे होंगे, मगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। तो इस वीडियो के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं बेस्ट बुक बोलूं तो सिर्फ मेरी ही नहीं, टॉपर्स की पसंद ओजवाल बुक्स अब आपको मिलने वाला है अप टू 30% के डिस्काउंट के साथ। अगर आप मेरा अभी दीदी 10 कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बुक में क्या क्या आपको मिलने वाला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल मिल जाएंगे जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं आपके एग्जाम्स में। प्रेडिक्टिव टेंड एनालिसिस हो जाता है, ऑन टिप नोट्स भी है, माइंड मैप भी मिल जाएंगे, सॉल्व सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं, हाई स्कोरिंग चीट शीट मिलेगी और प्रैक्टिस पेपर तो मिलने ही वाली है। और अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो उसके लिए भी सेम अभी दीदी 10 यूज करेंगे कोड, तो आपको मिल जाएगा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल, रिवीजन नोट्स, माइंड मैप, ट्रेंड एनालिसिस, सॉल्व, पीवाईक्यू, प्रेडिक्टेड पेपर, सेल्फ असेसमेंट पेपर सब मिल जाने वाला है। तो ओजवाल बुक्स इज बेस्ट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस वीडियो का वन शॉट देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, आज ही ऑर्डर कर ले और 2-3 दिन में घर आ जाएगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर ले। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। सबसे पहले देखिए, मैक्सिमा में मतलब होता है कि यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ज्यादा आएगा आपका एम्पलीट्यूड, वही मिनिमा में एम्पलीट्यूड लेस आएगा। मैक्सिमा जो होता है इसमें क्या होता है, ब्राइटेस्ट आपको देखने को मिलेगी लाइट, वही मिनिमा में आपको डिम लाइट देखने को मिलने वाली है। मैक्सिमा कब होता तब है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, यानी कि अगर क्रस्ट पे क्रस्ट आके गिरता है तब होती है, या ट्रफ पे ट्रफ आके गिरता है तब होती है। वही मिनिमा कब होगा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी अगर क्रस्ट पे ट्रफ आके गिरा तो आपका यहाँ पर मिनिमा होगा, जहाँ पर एम्पलीट्यूड कम हो जाती है इसलिए लाइट डिम हो जाती है। लेकिन वही मैक्सिमा में क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, इसलिए आपको ब्राइट लाइट देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसका ये इक्वेशन देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए, ए नेट मैंने ऑलरेडी यहाँ आपको बता रखा है कि ए नेट होता है अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5 होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, मैक्सिमा लिखने के लिए आप यहाँ पर कॉस की क्या मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 डिग्री पे होता है, तो 1 जो होता है वो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहाँ पर 1 जो है वो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है, तभी तो आपको मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, वही अगर आप मिनिमा में देखेंगे तो कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, वो होती है -1 होती है
कॉस की मिनिमम वैल्यू, इसीलिए यहाँ पर कॉस थीटा की जगह क्या कॉस की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है आपका फाई की कितनी वैल्यू आएगी, इसीलिए जब आप मैक्सिमा में देखेंगे ना तो आपकी फाई की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ पर अगर आप 1 लगा देंगे तो आपकी फाई की वैल्यू 0 आ सकती है, 2 पाई आ सकती है, 4 पाई आ सकती है, 6 पाई आ सकती है, 8 पाई आ सकती है। लेकिन वही यहाँ पर जब आप मिनिमा देखेंगे तो मिनिमा में आपकी वैल्यू पाई आएगी, 3 पाई आएगी, 5 पाई आएगी, 7 पाई आएगी, इस तरीके के ऑड्स में चलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका फाई की वैल्यू आता है वो फाई की वैल्यू मैक्सिमा के लिए कितनी होती है, वो होता है 2n पाई होता है, और वही मिनिमा के लिए कितनी होती है वो होता है 2n+1 पाई, यानी कि ऑड के मल्टीपल्स में यहाँ चलता है और यहाँ इवन के मल्टीपल्स में चलता है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम मिनिमा का थोड़ा सा कंसेप्ट है। और फिर यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है मैक्सिमम मिनिमा अगेन। अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने फाई फाइंड आउट किया, फाई यानी कि आपका फेज डिफरेंस कितना है वो फाइंड आउट किया। अभी हम बात करते हैं आपके मैक्सिमम मिनिमा में एम्पलीट्यूड वाली चीज़ का। देखिए एम्पलीट्यूड के लिए कुछ नहीं है, ये जो ए नेट वाला जो सेम है सब चीज़ वही रहेगी। यहाँ पर मैक्सिमा के लिए क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू +1 सबसे मैक्सिमम होती है और कॉस थीटा की वैल्यू -1 सबसे मिनिमम होती है ना। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ +1 रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला आपका जो इक्वेशन अगर आप देखेंगे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, यानी कि ये कुछ a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में है, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करके लिख देंगे। वही मिनिमा में क्या करेंगे आप, ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, ये माइनस जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपको ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में मिलेगा। तो ये आपका a नेट आया। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ स्क्वायर लग रखा है तो और अंडर रूट्स भी दोनों में लग रखा है तो दोनों ही कट आउट हो जाएंगे। तो a नेट जो मैक्सिमा होता है उसका जो a नेट आता है, एम्पलीट्यूड जो टोटल आता है वो a1 प्लस a2 होता है। वही मिनिमा का जो एम्पलीट्यूड टोटल आता है वो a1 माइनस का a2 होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड गिवन हो और आपको बोले कि बताइए इसका मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो कुछ नहीं करना है। मैक्सिमा के लिए दो जो आपको एम्पलीट्यूड्स गिवन होंगे उसको 3 प्लस अगर 4 है तो 7 हो जाएगा, और मिनिमा के लिए क्या होगा, अगर 2 गिवन है तो 3 मान लीजिए 4 माइनस का 2 बोल रहा है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा जो आपको दो एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन होगी। अब बात करते हैं पाथ एंड फेज डिफरेंस की मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने यहाँ पर ही निकाला है कि डेल्टा एक्स जो होता है यानी आपका जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा फाई, यानी कि आपका फेज डिफरेंस के बराबर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, अभी उसी से हम लोग ये आगे वाला करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मैक्सिमा देख रहे हैं, इस तरफ वाला मैक्सिमा का पूरा कैलकुलेशन है और इस तरफ वाला मिनिमा का पूरा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो मैक्सिमा का अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो यही सेम फॉर्मूला दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेल्टा एक्स जो है यानी आपका जो पाथ डिफरेंस है वो यहाँ लिखा हुआ है, और ये वाला जो है इसको इस तरफ अगर आप ले जाएंगे तो ये 2x डिवाइड में आ जाएगा, 2 पाई डिवाइड में आ जाएगा, और जो लैम्डा है वो ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, क्योंकि मैक्सिमा में क्या होता है आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करनी रहती है, वही जो मिनिमा होता है मिनिमा में आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करनी रहती है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, आपको पता है कि आपका जो फेज डिफरेंस होता है यहाँ पर निकाले हैं अभी हम लोग, मैक्सिमा का फेज डिफरेंस जो होता है इवन पाई में चलता है, यानी 2n एंड पाई के मल्टीपल्स में चलता है। वही मिनिमा के लिए क्या होता है 2n+1 पाई के डिफरेंस में चलता है, यानी ऑड के मल्टीपल्स में चलता है ना। तो वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फेज डिफरेंस अभी हमने यहाँ निकाल रखा है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये अपने अपने फॉर्मूला में मैक्सिमा और मिनिमा के पुट करेंगे। तो 2n पाई जो है वो इधर पुट करेंगे, ये डेल्टा फाई जो है ना उसकी जगह अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, वैसे ही इस तरफ ये डेल्टा जो फाई है उसकी जगह आपकी ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपको जो है जो कट रहा है वो काट दीजिए, एंड आपको क्या बच रहा है, डेल्टा जो x है वो कितना है, लैम्डा इंटू में n के बराबर है। तो ये है आपका किसके लिए, मैक्सिमा के लिए क्या है आपका पाथ डिफरेंस। वही मिनिमा के लिए क्या है आपका पाथ डिफरेंस, ये है आपका मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इवन लैम्डा चलेगा, यानी कि 2 4 6 ऐसे वाला, और यहाँ 2n प्लस या -1 है तो यहाँ ऑड आपको लैम्डा बाई 2 चलता है मिनिमा के लिए। तो आपने मैक्सिमा, अगर आपको दो वेव्स दिए हों और आपको बोले कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालिए, अगर आपको उसका फेज डिफरेंस का मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए बोलेगा तो आप निकाल लेंगे ना ये वाले फॉर्मूला से। अगर आपको एम्पलीट्यूड का मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए कहेगा कि ये दो आपको दे देगा वेव्स और बोलेगा कि एम्पलीट्यूड का मैक्सिमा मिनिमा निकालिए तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे। वही अगर आपको दे देगा कि ये दो वेव्स हैं इसका आपको क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस का आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक फॉर्मूला शीट भी जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, मैं सारे फॉर्मूलाज आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में क्या रिलेशन है। तो जो इंटेंसिटी होता है ना वो बेसिकली एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगता है, दैट इज k लगता है। ओके, नाउ ये वाला तो फॉर्मूला आपको पता है कि a नेट कितना होता है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा होता
होता है अंडर रूट में, ठीक है ना। यहाँ हम क्या करने वाले हैं ना, देखिए हम जानते हैं इंटेंसिटी के लिए आपको जो एम्पलीट्यूड होता है उसको स्क्वायर कर दीजिए और के से अगर आप इंटू कर देंगे ना तो आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है आपको ऑलरेडी पता है। आप क्या करेंगे, इसको करने वाले हैं, पहले तो स्क्वायर कर दीजिए इसको और फिर एंड में आपको सब में के से इंटू कर देंगे तो आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप जब इसमें स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, ए नेट का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें जब आप ये टोटल में स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और ये वाला जो आपका रूट होगा वो कट जाएगा, तो ये बस बचेगा। फिर आपको के से इंटू भी करना है तो के से इंटू कर दिया आपने, तो आपको मिल जाएगा आई नेट, क्योंकि यहाँ पर देखिए के ए का स्क्वायर, के ए का स्क्वायर तो आई होता है, तो आई नेट इज इक्वल टू के ए वन का स्क्वायर तो आई वन प्लस में के आई टू ए टू का स्क्वायर तो आई टू प्लस में, तो ये जब के से इंटू होगा तो टू आई वन का रूट आई टू का रूट और कॉस फाई हो जाएगा। तो ये आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए, अब दो वेव्स दे दे और कहे कि इन दो वेव्स का मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी में निकालिए, तो क्या करेंगे, देखिए ए के लिए क्या होता है, a1 प्लस a2 करते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड के लिए जब मैक्सिमम चाहिए होता है, तो और जब मिनिमम चाहिए होता है तो a1 माइनस a2 करते हैं, एम्पलीट्यूड को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप आई का देखेंगे तो आई है क्या, जब आप दोनों को, ये पूरे को इक्वेशन को अंडर रूट से करने वाले हैं मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट इस पे लग जाएगा, ये वाला जो स्क्वायर है ये अंडर रूट कट जाएगा, लेकिन के पे तो अंडर रूट बचा रहेगा, तो ये वाला आपको मिलेगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट का आई मैक्स लिखने वाले हैं। अंडर रूट का आई मैक्स इज इक्वल टू, अंडर रूट का आई मैक्स इज इक्वल टू आई वन का अंडर रूट प्लस में आई टू का अंडर रूट आपको मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। यानी कि अगर आप टोटल ऐसे करके देखेंगे तो क्या है, आई मैक्स अगर आपको निकालना रहे कि मैक्सिमा निकालिए दो वेव्स का, तो वो क्या होगा, आप इंटेंसिटी का अंडर रूट वन प्लस इंटेंसिटी का अंडर रूट टू का होल स्क्वायर कर देंगे। वही अगर आपको मिनिमा निकालने के लिए कोई कहेगा तो आप माइनस कर देंगे, आपको फॉर्मूला तो समझ अब आ ही रहा होगा। अब अगर कोई आपको रेशियो बोले कि ए मैक्स और ए मिनिमम यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालिए, तो वही फॉर्मूला को ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ए प्लस में ए टू और ए वन माइनस का ए टू, ये आप डिवाइड कर देंगे। वैसे ही आई मैक्स अगर आपको बोले कि आई इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम का निकालिए, तो क्या करेंगे आप, वही जो ये वाला फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय दिस फॉर्मूला, तो आपको वो रेशियो मिल जाएगा। अब एक स्पेशल कंडीशन देख लेते हैं। तो स्पेशल कंडीशन में क्या बोला गया कि अगर एम्पलीट्यूड, जो अगर आपको दो वेव्स दिया हुआ है और दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है और इंटेंसिटी भी सेम है, तो यानी कि बोथ जो सोर्सेज है अगर उनकी सेम एम्पलीट्यूड्स रही, तो क्या फॉर्मूला आप पुट करेंगे, ये सेम फॉर्मूला ही होगा, बस उसमें जो a1 और a2 है इसकी जगह तो a तो दोनों का सेम ही है, इसीलिए क्या होगा, आप 2a लिखेंगे, cos 5/2 हो जाएगा a नेट का फॉर्मूला, क्योंकि दोनों ही तो आपका a1 और a2 सेम ही है, a1 और a2 सेम ही है इसीलिए। वैसे ही अगर आई नेट का देखेंगे तो a नेट का आपने ये फॉर्मूला निकाला है तो आई नेट का ये फॉर्मूला होगा। आई नेट के इस फॉर्मूले में i1 और i2 जो है उसकी जगह सिंपल आप आई लिखने वाले हैं, यहाँ भी i1 i2 है तो इसकी जगह सिंपल आई लिखेंगे, तो आपको फाइनल जो फॉर्मूला आई नेट का निकलेगा, अगर सेम एम्पलीट्यूड और सेम आपका जो इंटेंसिटी, अगर एम्पलीट्यूड सेम रहा तो इंटेंसिटी भी ऑब्वियसली सेम ही होने वाली है, तो आपको इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला मिलता है 4i cos स्क्वायर 5/2 जो है वो आपको ये फॉर्मूला स्पेशल कंडीशन का फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा में, तो ए मैक्सिमम जब आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए रहता है तो आप दोनों एम्पलीट्यूड्स को जोड़ देते हैं, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड को जोड़ देते हैं। वही मिनिमा जब चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड को माइनस कर देते हैं। तो ए मैक्सिमा के लिए क्या हो रहा है, a1 और a2 है, तो अभी तो मैंने बताया ना कि ये दोनों सोर्सेस सेम एम्पलीट्यूड के, तो क्या होगा, a1 और a2 दोनों तो a ही हो जाएगा, a हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी आपकी 4i के बराबर हो जाएगी। कैसे होगी, अब देखिए आई मैक्स का जो आपका यहाँ ये वाला फॉर्मूला था आई मैक्स, इसमें आप क्या करेंगे, दोनों में आई रखेंगे, i1 i2 करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आई रखेंगे तो 4i आपका निकल जाएगा, तो इंटेंसिटी आपकी 4i हो जाएगी अगर आपका सेम एम्पलीट्यूड और सेम इंटेंसिटी का हुआ, और ए जो होगा मैक्सिमम वो 2a हो जाएगा। वही मिनिमा में आपका ए मिनिमम 0 हो जाएगा क्योंकि आप a1 माइनस a2 कर देंगे, और ए भी वही है, सेम ही है, a2 भी वही है, तो a माइनस a 2 माइनस 2 हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो उस तरीके से। और अगर एम्पलीट्यूड 0 है तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमा के केस में अगर सेम एम्पलीट्यूड और सेम इंटेंसिटी की हुई तो आपको ब्राइट लाइट देखने को मिलती है। ऑब्वियसली देखिए 2 गुना हो जा रही है, इंटेंसिटी 4 गुना हो जा रही है। वही मिनिमा के केस में आपका जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सेम है तो फिर क्या होगा, अगर मिनिमा निकालेंगे तो डार्क आपको देखने को मिलने वाला है क्योंकि दोनों ही 0 हो जा रही है। अब आ रहे हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद सबसे आसान भी है, बस समझाने भर की देरी है। ध्यान से सुनिए भाई, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमने क्या किया
है, हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है। कार्डबोर्ड में ना 2 हमने ऐसे डबल स्लिट्स छोड़ दिए हैं, नाम ही है डबल स्लिट, तो हमने 2 जगह छेद छोड़ दिए हैं, ठीक है। और हमने ना यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी है। ये स्क्रीन में लाइट क्या है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो क्या देखा गया ना, जब ये लाइट जा रही है और जब लाइट यहाँ पहुंची ना, तो ये दोनों क्या है, कोहेरेंट सोर्स हो गई, बिकॉज एक ही पेरेंट की दोनों सेम ही बच्चियां हैं, तो दोनों कोहेरेंट सोर्स हो गई। और ये क्या हो जाती है ना, सेकेंडरी सोर्स का अब काम करती है, यानी अब इनसे नेक्स्ट लाइट प्रोपोगेट होगा। यानी अब ये जो है वो अपने अपने वेव्स ये वाला बनाने वाली है, और ये वाला जो है वो अपने अपने वेव्स इस तरीके से बना रही है। अब यहाँ पर जब आपकी स्क्रीन में क्या देखा जाता है, स्क्रीन में देखा जाता है कुछ कुछ पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट आप देख सकते हैं आपको ब्राइट फ्रिंज देखने को मिल रहा है, यानी ब्राइट लाइट देखने को मिल रही है। वही एट कुछ कुछ पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर आपको बीच बीच में डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये जो दोनों लाइट है वो दोनों इंटरफेयर कर रही है। और डार्क फ्रिंज कब देखने को मिल रहा होगा, जब अगर ट्रफ पे क्रस्ट आके गिर रहा होगा, तो अब आपको डार्क ये वाला जो फ्रिंज है वो देखने को मिल रहा होगा। तो वहां वहां आपको डार्क देखने को मिलेगा। और ब्राइट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, अगर ट्रफ पे ट्रफ गिरा होगा या क्रस्ट पे क्रस्ट गिरा होगा, तो आपको ये ब्राइट वाली जगह देखने को मिल रही होगी। अब इसका ना डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये कैपिटल डी से हम क्या डिनोट करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस डिनोट करते हैं। और ये जो डिस्टेंस है इस वाले को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इतना समझ आ गया, ओके। नाउ हम ना यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार डायग्राम समझाना चाहती हूँ। देखिए ये है आपका सोर्स 1 की तरह काम करेगा, और ये दूसरा वाला सोर्स 2 की तरह काम करेगा। अब यहाँ से क्या है, आपकी जो रे है, हम एक रे इमेजिन कर रहे हैं, और सोर्स 2 से ये एक रे इमेजिन कर रहे हैं। तो ये है एक रे और ये है दूसरी रे। एक्चुअली में हम स्ट्रेट कर रहे हैं, मगर ये जहाँ ऐसे 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 से रही है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको स्ट्रेट ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे। तो एक तो किसी पॉइंट पी पे सोर्स 1 से ये लाइट गई, और ये सोर्स 2 से ये लाइट गई पॉइंट पी पे। नाउ ये वाला जो सोर्स 1 है, सोर्स 1 से यहाँ तक का आपने एक डिस्टेंस लिया है। ये क्या है, आपका मिडन वाली लाइन है, और ये है सोर्स 2 का आपके जो मेन स्क्रीन है उससे कितना डिस्टेंस है। तो मेन स्क्रीन ये है सोर्स 1 का, और फिर ये है मिडिल वाली लाइन, और ये है सोर्स 2 का डिस्टेंस, ओके। नाउ यहाँ पर जो आपने पॉइंट पी लिया है, वो जो मिडिल वाली लाइन है, ये आपकी सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से कुछ वाई डिस्टेंस पे है, ओके। नाउ एट दिस पॉइंट, ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमेशा ही आपको ब्राइट दिखेगा। क्यों दिखेगा ब्राइट, क्योंकि इस पॉइंट पे जो सोर्स 1 की लाइट है, बिल्कुल स्ट्रेट अगर मैं दिखाऊं तो सोर्स 1 की लाइट यहाँ पड़ी, सोर्स 2 की लाइट यहाँ पड़ी, दोनों में जो है वो पाथ डिफरेंस है ही नहीं। इसीलिए ये वाली हमेशा ही आपको ब्राइट लाइट देगी, क्योंकि ट्रफ पे क्रस्ट पड़ने वाला सिचुएशन ही नहीं आता है। हमेशा क्रस्ट पे क्रस्ट ही पड़ेगा या ट्रफ पे ट्रफ ही पड़ेगा, बिकॉज इसमें क्या है, आपका पाथ डिफरेंस है ही नहीं। इसलिए बीच में आपको हमेशा ही ब्राइट लाइट देखने को मिलेगी। नाउ अब यहाँ पर जो S1 है और ये जो S2 है, ये जो बीच की ये जो मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन से जो S1 की दूरी है वो कुछ डिस्टेंस बाय 2 होगा, बिकॉज ये जो है ये टोटल में हमने स्मॉल डी लिया है। तो इतनी दूर का क्या होगा, D/2 होगा, और इतनी दूर का क्या होगा, D/2 होगा। तो यही D/2 हमने लिख लिया है। नाउ यहाँ पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये S1 एक पॉइंट P पे हम देख रहे हैं और S2 पॉइंट P पे देख रहे हैं। तो S1 इज स्मॉलर देन S2, ये वाला लाइन जो है वो आपका बड़ा है। इसीलिए कितना बड़ा है, तो आप यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये और ये तो इक्वल है, ये और ये वाली लाइन इक्वल है। एक्स्ट्रा जो पार्ट है, एक्स्ट्रा बस इतना सा पार्ट है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो क्या है, डेल्टा एक्स है, आपका पाथ डिफरेंस है, ओके। ये समझ आ गया। अब कुछ नहीं करना है, देखिए पाथ डिफरेंस क्या है, आपका डेल्टा एक्स है। जहां पर आपको पता है S2P, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है S1P से, है ना। तो ये आपको पता है। और डेल्टा एक्स क्या है, आपका डेल्टा एक्स है आपका S2P माइनस का S1P, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। नाउ अभी हम क्या करेंगे ना, S2P का फाइंड आउट करने वाले। S2P क्या है, उसके लिए हम सिंपल जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर वाला यूज करने वाले हैं। तो S2P के लिए हम क्या करेंगे ना, ये वाली ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। ये वाले ट्राइंगल को कंसीडर करिए, ये जो आपको येलो ट्राइंगल दिख रहा है ना, वो कंसीडर करेंगे। तो उसमें आपका हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है S2P, जो है ये वाली जो लाइन है S2P, वो है आपका हाइपोटेन्यूस, और उसका स्क्वायर कर दीजिए। हाइट क्या है, हाइट देखेंगे तो इतने से इतने की तो दूरी y है, और ये जो बची हुई डिस्टेंस है वो D/2 का डिस्टेंस है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसलिए आपका हाइट क्या है, y प्लस में D/2, और उसका स्क्वायर कर दिए। प्लस में बेस क्या है, आपका बेस जो ये इतना दूरी है, ये दूरी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो ये दूरी क्या है आपकी, कैपिटल D है, तो कैपिटल D का स्क्वायर। ये S2P जो है उसके लिए हमने क्या किया है, ये जो येलो वाला ट्राइंगल है उससे जो आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है वो लगाया है। वैसे ही S1P के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे। ये वाले ट्राइंगल में आपका बेस ये हो जाएगा, आपकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ये टोटल में y है, y का माइनस करेंगे आप D/2 से, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लेंगे दोनों इक्वेशंस। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करने वाले, यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आप माइनस करेंगे, यानी S2P वाला जो है इक्वेशन और जो है उसको माइनस कर देंगे S1P वाले इक्वेशन से। तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। आपको बस
साइन बदल बदल के यहाँ लिखिएगा। एंड देन इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आगे आगे आप सॉल्व करते जाइए एंड जो जो चीज़ें कट होती है एंड में वो कट कर दीजिए। अब यहाँ क्या होता है ना, हम एज्यूम करते हैं कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है और ये जो आपकी डिस्टेंस है, ये इतनी दूर की जो डिस्टेंस है ना, वो तीनों बराबर है। एज्यूम करते हैं कि S2P इज इक्वल टू S1P इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि ये जो दूरी है और ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, ये तीनों ही बराबर है। अप्रॉक्स लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने अप्रॉक्स लिया। जब ये हम अप्रॉक्स लेते हैं तो S2P प्लस में S1P, यानी कि ये क्या हो जाएगा कैपिटल D, ये भी हो जाएगा कैपिटल D, तो कैपिटल D प्लस कैपिटल D, और ये क्या होगा डेल्टा X हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है S2P माइनस S1P जो रहता है वो आपका क्या होता है, आपका ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, वो होता है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस आपने लिख रखा है और इन दोनों के लिए आपने क्या किया, एज्यूम करके दोनों को कैपिटल D ले रखा है। और यहाँ से जो कट करके आपको फाइनल क्या मिलता है, यहाँ पर आपको एक YD मिल रहा है, ये YD हो रहा है, तो दोनों YD प्लस YD क्या होगा 2YD हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो D प्लस D है यानी 2D जो है उसको नीचे की तरफ भेजेंगे, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई में तो वहाँ डिवाइड में 2D चला जाएगा। तो डेल्टा X जो होगा यानी पाथ डिफरेंस जो होता है YDSC के लिए, जो पाथ डिफरेंस वो कितना निकल के आता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो Y स्मॉल d बाई कैपिटल D। स्मॉल d क्या है, स्मॉल d है आपका ये वाला डिस्टेंस है और कैपिटल D क्या है, ये वाला डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस। यंग जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से है आपको पाथ डिफरेंस ऐसे निकल के देखने को मिला है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बोला कि डार्क फ्रिंज बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा, कहाँ कहाँ बनेगा अगर कोई पूछ दे तो उसका भी निकालना बहुत आसान है। हमने पाथ डिफरेंस निकाल दिया है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ये है पाथ डिफरेंस, डेल्टा X इज इक्वल टू YD बाई D होता है, ठीक है। अब ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए कहाँ कहाँ पोजीशन कहाँ होगी ब्राइट फ्रिंजेस की और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन कहाँ होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा X जो होगा वो क्या होगा, n इंटू में लैम्डा के बराबर होगा, ये हम यहाँ पर जानते हैं। यहाँ देखिए जो आपका मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा में तो आपको ब्राइट देखने को मिलता है, तो डेल्टा X क्या होता है, n इंटू में लैम्डा होता है। मिनिमा में क्या होता है, डार्क हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा आपका ये वाला डेल्टा X का फॉर्मूला लगेगा, तो वही अभी हम यहाँ पुट करेंगे। तो ये हो गया डेल्टा X का ये फॉर्मूला है और डार्क वाले के लिए डेल्टा X का वो मिनिमा वाला फॉर्मूला है। फिर यहाँ पर जो आपका यहाँ से पाथ डिफरेंस का ये जो डेल्टा X निकला वो आप ये जानते हैं और ये वाला तो सेम इसके लिए भी रहेगा, तो ये भी डेल्टा X है, ये भी डेल्टा X है, डेल्टा X डेल्टा X, तो ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए। वैसे ही इस तरफ ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो जो आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो इसमें जो y की वैल्यू आती है, y यानी कि y क्या है आपका, कितने डिस्टेंस पे आपका डार्क या ब्राइट फ्रिंज बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्राइट के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू में लैम्डा d बाई स्मॉल d होगा। वही डार्क फ्रिंज के लिए आप क्या करेंगे, एक 2n प्लस में 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d होगा। और ये वो पोजीशंस होंगी जहां पर आपको डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे और ये वो पोजीशन होगी जहां पर आपको ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। y क्या है, y वो पोजीशन है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं आपके फ्रिंज विड्थ की, यानी कि ये जो आपको फ्रिंजेस देखने को मिल रहे हैं इसकी ये मोटाई कितनी है, विड्थ कितनी है, ठीक है। यहाँ पर विड्थ को हम डिनोट करते हैं बीटा से, इस तरीके से बीटा लिखा जाता है, ये b ऐसे लिखा जाता है, बीटा ऐसे लिखा जाता है, नीचे थोड़ा सा लंबा कर दिया जाता है। तो फ्रिंजेस के लिए क्या होगा, देखिए अगर हम लोग मिडिल सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में y तो 0 होता है। y क्या है आपका, क्योंकि y क्या होता है ऊपर या नीचे हम देखते हैं तो y बढ़ते जाता है, यहाँ नेगेटिव में बढ़ता है या ऊपर पॉजिटिव में बढ़ता है, तो इस सेंटर वाले के लिए y तो 0 है, ठीक है। अब हमने ऊपर y1 कुछ वैल्यू देखी, तो y1 जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा कैपिटल D बाई D होगा, बिकॉज हमें पता है कि लैम्डा कैपिटल D बाई D 1 फर्स्ट के लिए आप देख रहे हैं ना, तो n की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा कैपिटल D बाई D आएगी, तो ये हो गया आपका y1। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो आपका y1 माइनस का जब आप y करेंगे यानी इसको माइनस इतना करेंगे तो आपको बीच की दूरी मिल जाएगी और बीच की दूरी ही तो है फ्रिंज विड्थ, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जब आप y1 माइनस y करेंगे तो बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ जो होगी वो किसके बराबर होगी, y इसका तो है YD बाई D और माइनस का 0, तो YD बाई D के बराबर होती है आपकी फ्रिंज विड्थ। कितनी होती है, YD बाई D होती है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ फ्रिंज विड्थ किसको कह रहे हैं। यहाँ तो आपको बहुत बड़ा इमेज दिख रहा होगा तो पता नहीं चल रहा है, यहाँ क्या होता है ना, ये देखिए इतनी दूर जो है ब्राइट लाइट है, फिर इतनी दूर जो है ना डार्क लाइट है, तो ये ब्राइट हो गया है, फिर डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया है ना बेसिकली कि ये जो आपका ब्राइट लाइट है ये आपका ब्राइट लाइट है, बीच में आपका डार्क है। अगर डार्क वाले का आपको निकालना है कि कितना मतलब कि कितनी मोटी है, कितना विड्थ है भाई इस डार्क वाले का, तो आप क्या करेंगे, अगर आप इतना ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ना कि बीच का डिस्टेंस क्या है, तो वही तो हम इसीलिए माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये तो उतना
क्लियर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत मोटी मोटी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली देखा जाए ना तो बिल्कुल ऐसी सी होती है, ऐसी, और बिल्कुल ऐसे पतले से होते हैं, ऐसे बिल्कुल आप देख सकते हैं ऐसे। तो आपको बिल्कुल पतले पतले वो करना पड़ेगा, वो आप कंफ्यूज मत होइए, आपको समझ आ गया ना कि मैं क्या बता रही हूँ। फिर बात करते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ की, यानी कि ये है एक फ्रिंज, मतलब कि ये आपका ब्राइट फ्रिंज है। ब्राइट फ्रिंज जो है ऊपर से जो आपका नीचे का ये जो एंगल बना वो कितना होगा। तो एंगल के लिए क्या करेंगे, टैन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर आपका क्या है, बीटा है, यानी फ्रिंज विड्थ है। परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल में देखिए ये ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल में ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, जो कि क्या है आपका बीटा है, फ्रिंज विड्थ है, और ये क्या है आपका बेस जो है वो क्या है आपका डी है, यानी डिस्टेंस जो है, तो ये बीटा बाई डी हो जाएगा। बीटा को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो ये वाला वैल्यू आप पुट करेंगे तो डी से डी कट जाएगा, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा बाई स्मॉल डी आएगी, और अप्रॉक्स लेके चलते हैं, टैन थीटा की जगह सिर्फ थीटा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा बाई डी हो जाएगी। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, ठीक है। अब बात करने वाले हम इंटेंसिटी ग्राफ की, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप डायग्राम अभी मैंने आपको सब बताया, उसमें कैसे इंटेंसिटी ग्राफ ये पूछा जाता है। इसमें ना हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं। देखिए अगर आप ध्यान देंगे ना, नीचे होते होते इंटेंसिटी भी घट गई है, और मगर हम ना थ्योरी में अप्रॉक्स लेके चलते हैं ना, इंटेंसिटी सेम है ये हम लेके चलते हैं, मगर यहाँ तो आपको नहीं सेम दिखने को मिल रही होगी, लेकिन सेम होता है, हम लेके चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं। इसीलिए जहां जहां आपको ब्राइट दिखेगा वहां वहां ये इंटेंसिटी वाला ग्राफ पीक करेगा। तो ये किसका ग्राफ है, इंटेंसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ है। डार्क वाला बैंड दिख रहा है, वहां पर आपका इंटेंसिटी गिर जाएगा। फिर जो ब्राइट लाइट आएगा उसमें इंटेंसिटी फिर बढ़ेगा, फिर जैसे ही डार्क लाइट आएगा, इस तरीके से आपका ग्राफ चलता जाता है। अब नीचे डिस्टेंस को अगर आपको लेबल करना है तो डिस्टेंस क्या है, या पाथ डिफरेंस डिस्टेंस है। तो ब्राइट के लिए क्या डिस्टेंस होता है, n इंटू में लैम्डा डी बाई डी होता है। वही डार्क के लिए क्या होता है, 2n प्लस में 1, यानी ऑड में पाई बाई 2 डी बाई डी होता है। तो यही सेम चीज को हम पुट करने वाले हैं। जहां जहां आपको ये जो ब्लू वाली दिख रही है, ब्लू क्या लिख रखा है, मैंने लिखा है जो आपका डार्क वाला है ना उसके लिए ब्लू में लिख रखा है, जो आपका ब्राइट वाला है वो क्या है आपका इसमें लिख रखा है। तो ब्राइट वाले का जितना भी वैल्यू आप देखेंगे वो क्या है, इवेंस में चलता है, और इस तरफ क्या होगा, बस नेगेटिव में ही चलेगा, लेकिन इवन में ही चलेगा। वही जो आपके डार्क लाइट है उसमें अगर आप देखेंगे तो पाई 2 डी बाई डी होगा, और इस तरफ क्या होगा, माइनस पाई डी बाई 2 डी हो जाएगा। वैसे यहाँ पर माइनस 3 पाई डी बाई 2 डी हो जाएगा, और यहाँ पर 3 पाई डी बाई 2 डी हो जाएगा। इस तरीके से आप लेबल करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी का ग्राफ। हम यहाँ क्या मानते हैं कि सारे जो है वो इक्वल के ही हैं, ऐसा मान के चलते हैं। ऐसा मत सोचे कि एंड आते आते तो डिम हो गया, ये क्या हो गया, नहीं, हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं। वही अब हम क्या पढ़ने जाएंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ने जाएंगे। तो जब डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना तो हम क्या देखेंगे ना कि बीच में बहुत ज्यादा इसका जो ग्राफ बनता है ना डिफ्रैक्शन वाले का, उसका ग्राफ क्या होता है ना, नीचे कम होता है और बीच में सबसे हाईएस्ट होता है सेंटर पॉइंट पे। वही यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सब में इक्वल ही जाने वाला है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो ग्राफ होता है, वही जो आप डिफ्रैक्शन अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो उसमें क्या देखेंगे ना, बीच में बहुत पीक मारता है। इसीलिए याद रखिएगा, ये दोनों डिफरेंस मैं बता चुकी है। अभी हम डिफ्रैक्शन शुरू करते हैं, उससे पहले एक नोट पॉइंट दे देती हूँ कि यहाँ पर जो आपने देखा, यहाँ पर आपका डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होंगे। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि ये जो आपका जो डार्क फ्रिंजेस है, यानी जहाँ पर डार्कनेस दिख रही है, वहाँ पर एनर्जी खत्म हो गई है और यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर इंटरफेरेंस के दौरान एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, बस होता इतना है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो डार्क वाली जगह है वहाँ तो एनर्जी है ही नहीं, और जो लाइट वाली जगह है वहाँ पर एनर्जी बन रही है और डार्क वाली जगह पे एनर्जी खत्म हो रही है। नहीं, इंटरफेरेंस के दौरान एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। जितनी एनर्जी होती है ना उतनी ही होती है, बस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लाइट डार्क में, ठीक है। शुरू करते हैं आपका डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड शार्प एजेस, यानी कि जब शार्प एजेस के अराउंड लाइट आती है ना, वो डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है। मैंने बिल्कुल क्लास के शुरू में आपको एक स्लाइड दिखाई थी जहां पर ना लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। चलिए एक बार दिखा देती हूँ। ये वाले स्लाइड में मैंने बताया था कि जब न्यूटन ने कॉर्पस्कल थ्योरी दी तो उनकी जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे लाइट, उसमें इंटरफेरेंस नहीं समझा पा रहे थे, पोलराइजेशन डिफ्रैक्शन वगैरह नहीं समझा पा रहे थे। हाइगन के प्रिंसिपल में सब समझा दे रहे थे, पोलराइजेशन नहीं समझा पा रहे थे। मैक्सवेल के जो था उसमें सब समझ जा रहे थे, यानी कि पूरा आपका सही आ रहा था। और फिर जब प्लैंक आते हैं तो ये तो एक्सप्लेन कर दिए इन्होंने, लेकिन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो इंटरफेरेंस तो अब आप समझ गए इंटरफेरेंस क्या होता है। तो न्यूटन तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हाइगन एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि लाइट को इन्होंने वेव माना था, इसलिए इंटरफेरेंस वो किस तरीके से इंटरफेयर करते हैं वो वेव समझा पाए थे। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है ना, ये अभी हम देखते हैं। डिफ्रैक्शन जो है ना वो होता है कि जब लाइट जो होती है, देखिए क्या चल रहा था, क्या मेन लड़ाई क्या है कि लाइट की क्या रे है, पार्टिकल है कि वेव है, क्या है, यही तो मेन लड़ाई है ना कि लाइट क्या है। थ्योरीज इसीलिए तो निकल रही हैं। तो हम ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए एक मैं ही एक्सपेरिमेंट आपको करके क्लियर करती हूँ। देखिए अगर हम लाइट को रे माने,
तो लाइट को अगर रे मानेंगे तो अगर लाइट किसी एक पॉइंट से, एक छोटे से पॉइंट से अगर लाइट की रेज जाएगी तो यहाँ से जानी चाहिए, और जहाँ जहाँ ऑब्स्टिकल लगा हुआ है वहाँ से लाइट नहीं जाएगी, यानी बस इतने जगहों पे आपको लाइट देखने को मिलेगी और पूरी जगह एकदम घुप अंधेरा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लाइट जो होती है ना एक्चुअली में वेव है। और कैसे? क्योंकि ये डिफ्रैक्शन शो करती है। क्योंकि ये क्या करता है ना, ये लाइट जो है ना वो कुछ इस तरीके से बेंड करती है। आप खुद ही देखेंगे, एक स्मॉल होल अगर लाइट के लिए छोड़ा हुआ है तो बस उतनी दूर वो रोशनी करेगा। नहीं, अगर लाइट के लिए एक स्मॉल होल भी है तो कम से कम बहुत मतलब थोड़े से एरिया में तो रोशनी करेगा ही करेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है वो कुछ, जब इसको शार्प एजेस मिल रही है तो ये बेंड हो जा रही है। यही डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करता है। इसीलिए लाइट जो है आपका रे नहीं है, वेव है। ओके, तो यहाँ पर साइज ऑफ होल और ऑब्स्टेकल जो होता है ना वो ऑलमोस्ट, अगर आप वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल रखेंगे ना, उस टाइप पे आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से देखने को मिलेगा। तो दो लोग आए, फर्सनल ने डिफ्यूजन किया और एक आते हैं फ्राउनहोफर, उन्होंने डिफ्यूजन करके दिखाया। जो फर्सनल थे उन्होंने क्या किया, जो स्क्रीन और सोर्स है, यानी कि ये है आपका सोर्स और ये है आपका स्क्रीन, यानी कि ये है आपका सोर्स और ये है आपका स्क्रीन, इसको ना कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे किसने लिखा, फर्सनल ने रख के एक्सपेरिमेंट किया। और एक आते हैं फ्राउनहोफर और ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम क्या करेंगे, सोर्स और जो आपका स्क्रीन होगा उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे, यानी बहुत दूर रखेंगे। और फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो हमें बेसिकली फ्राउनहोफर का ही एक्सपेरिमेंट अभी देखना है, दैट इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन अभी हम देखने वाले हैं। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो है वो किन्होंने किया था, फ्राउनहोफर ने किया था, और यही अभी हमें पढ़ना भी है। इसमें क्या देखा गया, मैंने बताया ना कि बीच में बिल्कुल इंटेंस लाइट आपको डिफ्रैक्शन में देखने को मिलती है। और ये इंटेंस लाइट जो होती है वो कैसे होती है, उसका ग्राफ भी मैंने ऐसे बताया था, यहाँ टॉप पे बिल्कुल पीक मारता है। अभी ना मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैक्सिमा और मिनिमा कैसे डिफ्रैक्शन में होता है। ठीक है, ये तो मैंने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आपको फोटो दिखा दिया। तो देखिए, डिफ्रैक्शन में भी कुछ नहीं है, एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर है आपका कार्डबोर्ड और यहाँ पर आपने एक छोटा सा स्लिट छोड़ रखा है। यहाँ पर मैंने बड़ा इसलिए दिखाया क्योंकि अभी मैं आपको कुछ अंदर दिखाऊंगी, लेकिन है ये बिल्कुल छोटा सा होल है। ठीक है, ये है स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे बीच में तो ब्राइट लाइट, येलो मतलब ब्राइट लाइट समझ लीजिए, और ब्लैक यानी कि मतलब ये मध्यम वाली, ये जो आपको ब्लैक काली काली रोशनी दिख रही है ना वो है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सोर्स 1 है एंड देन सोर्स 2 है, इससे हम कुछ पॉइंट पी देखेंगे। अगर हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर पे देखेंगे इस पॉइंट पी पे, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स 0 रहेगा, क्योंकि फेस डिफरेंस नहीं होता है, ये अभी तक आप जानते हैं, और इसलिए बीच में आपको सबसे ज्यादा यहाँ ब्राइटेस्ट आप देखने को मिल सकता है ना, मिलता ही है। क्या है, अगर आप किसी इस पॉइंट पे देखेंगे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं डार्क दिख रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या है, जो आपका रे है कुछ इस तरीके से S1 से गया होगा और S2 से कुछ इस तरीके से गया होगा, लेकिन जो आपको एक्सप्लेन करते हैं वो क्या है, इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया गया है ना कि बोला गया कि इस वाली जगह पे 1 2 3 इस तरीके से डिफरेंट ये पार्टिकल्स पड़े रहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है ना, ये वाले जो ये 3 पार्टिकल्स हैं, ये और ये जो 3 पार्टिकल्स हैं आपके, वो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों पार्टिकल जो हैं वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और ये तीनों पार्टिकल जो हैं वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एट दिस पॉइंट, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, ये वाला पॉइंट जो है वो भेजेगा क्रस्ट इस पॉइंट पे, तो ये वाला जो पॉइंट है वो बोलेगा नहीं, मैं तो ट्रफ भेजूंगा, और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्रस्ट पे ट्रफ पड़ेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर जो अगला पॉइंट रहेगा वो बोलेगा कि ठीक है, मैं अब क्रस्ट भेजता हूं, तो फिर से नीचे वाला जो अगला पॉइंट रहेगा वो बोलेगा कि नहीं, मैं तो डिस्ट्रॉय कर दूंगा, वो ट्रफ भेज के डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो कहेगा कि मैं अब की बार क्रस्ट भेजता हूं, तो फिर से ये नीचे वाला पॉइंट आके क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा उसको, क्रस्ट पे ट्रफ पर आके उसको पूरे को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एट दिस पॉइंट आपको ब्लैक देखने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ क्या हुआ है, आपका क्रस्ट पे ट्रफ पर जा रहा है, जब क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 है एक फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं और ये 3 जो है वो एक फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जब ये 3 अपना क्रस्ट भेज रहे हैं तो उसको काटने के लिए ये 3 अपना ट्रफ भेज दे रहे हैं, तो टोटल में आपको यहाँ पर ब्लैक देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया। सिर्फ 3 ही नहीं होते, यहाँ पर करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं। अभी 3 से आपको तो एक्सप्लेन समझ आ गया ना किस तरीके से यहाँ पर खत्म कर दिया जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ ब्लैक देखने को मिलेगा। वही अगर मैं बोलूं कि यहाँ ब्राइट लाइट कब देखने को मिलती है, ब्राइट लाइट में क्या एक्सप्लेन किया गया है ना कि आपके पार्टिकल्स जो है, एक ये पार्टिकल 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 है और देन ये पार्टिकल है। बोला गया कि जो आपके शुरू के 3 पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब अगर मैं 3 का लेके चलूं, वो इस तरीके से हो रहे हैं, देन सेकंड वाले एस फेज में हो रहे हैं और इस थर्ड वाले इस फेज में हो रहे हैं। 3 फेजेस में इसमें डिवाइड किया गया है। उसके बाद
अब यहाँ पर तो पहला वाला जो रहेगा वो क्या भेजेगा, अपना क्रस्ट भेजेगा। तो जो नीचे वाला रहेगा उसके ऑपोजिट फेज वाला वो ट्रफ भेज के इसको बर्बाद कर देगा। लेकिन उसके नीचे वाला भी फिर क्या भेजेगा, क्रस्ट भेज देगा, बोलेगा कोई बात नहीं भाई, अब आप खुद सोचिए, इसको इसने बर्बाद कर दिया लेकिन अब फिर से जो ये गया उसका तो क्रस्ट बचा हुआ है, यानी यहाँ पर एंड ऑफ द डे तो ब्राइट लाइट ही आया। अब देखिए नेक्स्ट वाले का, देखिए ये वाला भेजेगा आपका क्रस्ट, तो नीचे वाला उसको बर्बाद करने के लिए ट्रफ भेज देगा, उसको बर्बाद कर देगा, डार्क हो जाएगा। लेकिन फिर से नीचे वाला जो रहेगा वो पॉइंट बोलेगा नहीं भाई मैं हूं ना, वो क्रस्ट भेज देगा। अब यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। देन अगर लास्ट का देखेंगे तो ये फिर से भेजेगा आपका क्रस्ट। नाउ क्रस्ट भेजने के बाद ये वाला जो रहेगा वो ट्रफ भेज के उस क्रस्ट को बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर से ये नीचे वाला क्रस्ट भेज के बोलेगा कोई बात नहीं मैं फिर से क्रस्ट भेज दे रहा हूं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, ब्राइट लाइट देखने को मिलेगी। तो ये हो गया किस तरीके से चीजें चलती है। अभी हम इसका डेरिवेशन भी देखने वाले हैं। तो जब आपको ब्राइट लाइट चाहिए तो हमने क्या किया है, 3 ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स देखे हैं, और वही जब आपको डार्क लाइट चाहिए थी तो हमने बस 2 ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स देखे थे, जिसमें जो ऊपर वाले थे वो नीचे वाले को कैंसिल आउट कर दे रहे थे। लेकिन जो ब्राइट लाइट का कंसेप्ट है उसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले को तो कैंसिल आउट कर दे रहा है, लेकिन जो बचा हुआ है ना वो फिर अपना काम कर रहा है। और याद रखिएगा जो मिडिल वाला होता है, मिडिल वाले पे जो मिडिल वाला पॉइंट होता है वहां पर क्या होता है, जो पाथ डिफरेंस होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब डेरिवेशन हमें करना है, तो डेरिवेशन शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फिर से एक बार ये इसके बीच की डिस्टेंस है, स्मॉल a से डिनोट करते हैं। पॉइंट P ये बीच में है, जिसमें क्या होता है डेल्टा x 0 होता है। हम कुछ पॉइंट यहाँ P पे देखेंगे, इस P को भी भूल जाइए, ये बस है सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट P पे अगर हमें देखना है, ये है सोर्स 1, ये है सोर्स 2, यहाँ से एक रे है, ये दूसरी रे है, ये जो है वो कुछ थीटा एंगल बना रहा है, और ये वाली जो की रे है वो कुछ थीटा एंगल बना रही है इसके साथ। और ये वाला S1 जो है वो ऑब्वियसली स्मॉलर देन S2 है, और S2 और S1 में कितने का डिफरेंस है, डेल्टा x का डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है, ये तो शुरू से करते आ रहे हैं। बीच का डिस्टेंस कितना है इसका, कैपिटल D से हमने डिनोट किया है। अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। ये मैंने आपको कलर कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ कुछ नहीं है, फिर से मैं बता देती हूँ, ये सोर्स 1 से रे जा रही है, सोर्स 2 से रे जा रही है। हमने सोर्स 1 और इसके बीच में एक लाइन खींच रखी है, सोर्स 2 और इसके बीच में लाइन खींच रखी है। ये हो गया मिडिल, आपका सेंटर वाला पार्ट हो गया। ठीक है ना, सोर्स 1 जो है और जो सोर्स 2 है, दोनों से यहाँ अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इतनी दूर का क्या होगा, आपका डेल्टा x आता है, दैट इज पाथ डिफरेंस आता है। ये तो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नाउ ये एंगल आपका थीटा होगा, इसलिए अगर आप ये ट्रायंगल भी देखेंगे तो इस ट्रायंगल में भी आपका ये वाला एंगल थीटा रहेगा और ये एंगल भी थीटा रहेगा। ये लाइन बेसिकली हमने क्या किया, बीच से इस वाले ट्रायंगल के लिए आपका बीच से एक यहाँ हमने लाइन निकाला है। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये डिस्टेंस क्या है, a है, ये भी समझ आ गया। अब बस हो गया, कुछ भी नहीं है अब तो। देखिए अभी ना हम ये जो S1 पॉइंट है ना, इसको यहाँ मैं जूम करके बताती हूँ। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो ये है आपका S1 का वाला जो रे जा रहा है P पॉइंट तक। ठीक है, ये वाला है वही लाइन, एंड देन आपका ये जो परपेंडिकुलर जा रहा है, और ये A क्या है, स्लिट है। इधर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये स्लिट हो गया, ये लाइन जा रही है, और ये परपेंडिकुलर जो है ना, यही तीनों को मैंने यहाँ पर आपका ड्रॉ कर रखा है। ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर जा रही है और ये ऐसे जा रही है। ये वाला ऑलरेडी थीटा है। नाउ ये वाला क्या होगा, 90 माइनस का थीटा होगा, और जब ये 90 माइनस का थीटा है तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, आपका थीटा होगा। ठीक है, नाउ यहाँ अगर आप डेल्टा x देखेंगे तो डेल्टा x जो होगा वो होगा S2p माइनस का S1p, ये तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। नाउ डेल्टा x जो होगा वो इक्वल होगा a साइन थीटा के। ये कैसे साइन थीटा के इक्वल है, देखिए हम जानते हैं कि यहाँ साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। अगर हम इस वाले ट्रायंगल के लिए देखिए, ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए देखिए, छोटे वाले कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ, ये वाले ट्रायंगल की। ये वाले ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे तो हाइट क्या है इसका, ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि इस तरफ 90 डिग्री है तो इस तरफ भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा, और ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हाइट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हाइट क्या है आपका, डेल्टा x है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, a है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे कि आपका जो साइन थीटा है वो हाइट अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, डेल्टा x अपॉन में a है, और अगर डेल्टा x सिर्फ लेंगे तो वो क्या है, a साइन थीटा होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर डेल्टा x को a साइन थीटा लिख रखा है। अब स्मॉल एंगल का हम अप्रोक्सीमेशन लेने वाले हैं, जहां पर हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर इमेजिन करने वाले हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का बेसिक पता होना चाहिए, बता देती हूँ। अगर आपको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन में लेना है तो tan थीटा को आप अप्रोक्स में थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को भी अप्रोक्स में आप थीटा लिख सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा को अप्रोक्स में 1 लिखा जाता है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, नाउ यहाँ तक आपको समझ आ गया। स्मॉल जो अप्रोक्सीमेशन लेके हमने साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा बता दिया। नाउ यहाँ साइन की जगह क्या होगा, डेल्टा x इज इक्वल टू a थीटा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज अभी हम ब्लू वाला ट्रायंगल देखेंगे। ब्लू वाला कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये जो आपका ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल देखेंगे। इस ट्रायंगल
का हम क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये y डिस्टेंस जो है वो है आपका परपेंडिकुलर, और बेस क्या है आपका, ये बेस है, यानी कि आपका जो d डिस्टेंस है वो है आपका बेस, यानी कि y अपॉन में d होगा आपका tan थीटा। ब्लू वाले ट्रायंगल का भी हमने देखा है। नाउ और tan थीटा को हम अप्रॉक्स थीटा के इक्वल मान लेंगे, इसीलिए क्या होगा, y अपॉन में d आपका थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ये जो पहला आया है और दूसरा आया है, इसको अब क्या करेंगे, दूसरे वाले जो थीटा की वैल्यू पहले वाले में हम पुट करने वाले हैं, यानी ये वाले थीटा में आप ये पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा x इज इक्वल टू a y बाई d आपको मिल गया है। ये डेल्टा x की यानी पाथ डिफरेंस की, ये जो आपका जो डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट है उसमें आपका पाथ डिफरेंस की आपको फाइनली वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ बात करते हैं कि हमें जो ये पाथ डिफरेंस मिला है, इस पाथ डिफरेंस का हम कैसे यूज करेंगे सेंट्रल ब्राइट डार्क जो फ्रिंज होता है और ब्राइट जो फ्रिंज होता है उसके लिए। देखिए डार्क फ्रिंज कहाँ होता है, डार्क फ्रिंज वहां होता है जहां मिनिमा होता है, और ब्राइट फ्रिंज का होता है जहां मैक्सिमम होता है। सेंट्रल ब्राइट किसको कह रहा है, ये जो सबसे सेंटर में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन को सेंट्रल ब्राइट कह रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट कैसे बनता है, देखिए सेंट्रल ब्राइट में आपका डेल्टा एक्स तो 0 होता है, यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई डी होता है, और 0 आपका क्योंकि होता है इसलिए एंड में आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए y की वैल्यू यहाँ पर तो 0 ही रहेगी, क्योंकि y की वैल्यू क्या होती है, ये इस पॉइंट पे 0 रहती है, ऊपर जाने पे पॉजिटिव होती है, नीचे जाने में नेगेटिव में बढ़ती है, इसलिए इसमें आपकी सेंट्रल ब्राइट में डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस 0 होता है और y की वैल्यू भी 0 होती है। वही डार्क फ्रिंज में क्या होगा, डार्क फ्रिंज में डेल्टा एक्स जो होगा वो क्या होगा, n लैम्डा होगा। अगर आपको याद होगा तो जो ये मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताया था उसमें डार्क फ्रिंज का जो फॉर्मूला था कुछ ये था और ब्राइट का फॉर्मूला ये था, लेकिन यहाँ पर आपका उल्टा हो जाता है। डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला डेल्टा एक्स जो होता है वो n लैम्डा के बराबर होता है, और ब्राइट का डेल्टा एक्स क्या होता है 2n प्लस में 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। ना यहाँ पर हमें ऑलरेडी डेल्टा एक्स की वैल्यू कुछ पता है, तो यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो a y बाई डी इज इक्वल टू n लैम्डा पुट करेंगे, बिकॉज और इसको इक्वेट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज n लैम्डा डी बाई ए मिलेगी। y वो वैल्यू है, यानी कि किस पॉइंट पे आपको डार्क जगह देखने को मिलेगी आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो ये हो गया डार्क फ्रिंज निकालने का। अगर आपको जानना है कि कहाँ कहाँ ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगा, या इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी ब्राइट भी बोला जाता है, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट मेन ब्राइट होता है, इसमें सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें एक ब्राइट लाइट होता है और जो दूसरी और सारी जो लाइट्स होती है, यानी ये सब जो लाइट्स होती है इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी ब्राइट भी इनको कहा जाता है, या ब्राइट फ्रिंज ऑब्वियसली कहा ही जाता है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की ये वैल्यू है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करने पे आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा 2n प्लस में 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई ए। ये क्या हो गया, वो y की वो जगह है जहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका क्या है डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर 0 वैल्यू नहीं पुट करिएगा n की, नहीं तो 0 करने पे तो y 0 हो जाएगा, y 0 तो सेंट्रल ब्राइट वाला इक्वेशन हो जाएगा। इसमें आपको n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा आपका लैम्डा डी बाई ए पे पहला आपको डार्क देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट जब 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 लैम्डा डी बाई ए देखने को मिलेगा, यानी कि 2 लैम्डा डी बाई ए पे आपको सेकंड डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगा। वही अगर आप y की वैल्यू जैसे जैसे करेंगे 3 पुट करेंगे तो उस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। वही अगर ब्राइट फ्रिंज देखना है तो क्या करेंगे आप 2n प्लस में 1 पुट करके देखिए, 2 × 2 में 3 पुट करिए प्लस में 1 तो 2 3 6 7 तो 7 बाई 2 लैम्डा डी बाई ए। ये क्या हो गया, आपने यहाँ 3 पुट किया तो थर्ड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ ब्राइट फ्रिंज थर्ड इस वाले पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे n की वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं ग्राफ बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, बीच में आपको पीक देखने को मिलता है, लेकिन जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें सब इक्वल जा रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बीच में पीक करता है, लेकिन फिर जो डार्क वाली जगह है वहां पर क्या होगा, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। फिर जो ब्राइट वाली जगह आएगी उसमें इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर जो डार्क वाली जगह आएगी उसमें इंटेंसिटी फिर 0 हो जाएगी, और फिर जो ब्राइट वाली जगह आएगी वहां पर इंटेंसिटी फिर बढ़ेगी। और सबसे यहाँ पर क्या होती है, सेंट्रल ब्राइट इसे कहते हैं, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ प्रेजेंट होती है। बाय दिस आपका चैप्टर खत्म होता है। आपको मैंने सारी थ्योरी पार्ट भी बता दिया, ओसवाल के सैंपल पेपर्स हो गए या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। और अगर बुक नहीं है तो ऑर्डर करवा लीजिए अभी दीदी 10 कूपन कोड का यूज करिएगा तो आपको अप टू 30% का ऑफ भी मिल जाएगा। समय नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।